पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे यांग काई के ऊपर चैंग ने और उसके सीनियर ने मिलकर जानलेवा अटैक थ्रो करने शुरू कर दिए थे, जिनमें से एक अटैक तो हमारे यांग काई को लग ही जाता है और इस चीज से उसके अंदर मौजूद वो स्कार डीमन काफी ज्यादा अग्रेसिव हो चुका था। वो अपनी पावर का यूज करते हुए चैंग को जान से मार देता है। ये देखने के बाद तो सीनियर ने भी ठान लिया था कि वो यांग काई को जिंदा नहीं छोड़ेगा, पर उस स्कल मॉन्स्टर के रहते उसकी सारी नाकामयाब कोशिश उससे मौत के मुंह में ले जाती है। यहाँ उसके साथ साथ हुमे भी पहाड़ से नीचे गिर रही थी, जिसे यांग काई ने बचा लिया था। हुमे को बचाने के बाद वो खुद उसकी गोद में अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो जाता है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांग को बाकी चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए हुमे एक सेफ प्लेस पर छोड़ देती है। यांग बेहोशी की हालत में ही चैंग के साथ हुई उस इंसिडेंट को सोचकर होश में आ जाता है। अभी भी उसे इस बात का अफसोस बहुत ज्यादा है कि उसके हाथों से 2 लोगों की जान चली गई, जिन्हें वो बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता था। होश में आने के बाद वो हुमे को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है। उसके हिसाब से हुमे किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो। पर दूसरी तरफ हमें हुमे को दिखाते हैं, जो इस खतरनाक फाइट के बाद खुद को रिफ्रेश करने के लिए नहा रही थी। तभी वहाँ पर उसे ढूंढते ढूंढते यांग पहुँच जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शर्माने लग जाते हैं। यहाँ यांग काई काफी ज्यादा नर्वस होते हुए कह रहा था कि मेरे घाव को साफ करने वाली वो तुम ही थी। इस बात पर वो कुछ कहती नहीं है, बल्कि शर्मा जाती है। यहाँ यांग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए कह रहा था कि मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया, मतलब उसके सेट के 2 लोगों को जान से मार देना। हुमे खुद को संभालते हुए कहती है कि हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इस बात को जाने दे। वैसे भी वो पानी की नदी के साथ कहीं न कहीं बहकर चले गए होंगे। जब तक इसके बारे में किसी को पता लगेगा, उनकी लाशें आसपास नहीं होंगी। ये सुनकर यांग काई को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, पर हुमे कहती है कि अगर किसी ने मुझसे पूछा भी तो मैं कह दूंगी कि वो दोनों आपस में फाइट करते हुए क्लिफ से नीचे गिर गए और उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर मैं वहाँ से भाग गई, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़े हुए थे। उसकी ऐसी बातों से यांग काई समझ जाता है कि हुमे कितनी चालाकी से झूठ बोल सकती है। इसका मतलब तो ये है कि ऐसी सिचुएशंस उसके सामने बहुत बार आई होगी। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि अब उसकी वजह से हुमे को ये सारी चीजें खुद हैंडल करनी पड़ेंगी। यहाँ हुमे बताती है कि मुझे भी इन सब का पार्ट बनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस फैमिली की डॉटर होने के नाते अब ये मैटर सिर्फ मेरे सेक्ट का है, तो तुम उससे जितना हो सके उतना दूर रहना। यहाँ यांग को परेशान होता देखकर हुमे कहती है कि मुझे गैंग में शामिल करने का एकमात्र रीजन ये था कि मैं खूबसूरत थी और एल्डर की बेटी थी। कुछ लोग तो मुझसे नफरत करते थे मेरी पावर और पोजीशन देखने के बाद, वहीं कुछ लोग मुझे अकेले में डांटते थे। मैं हमेशा से ऐसे लोगों के बीच रही हूँ जिन्हें मुझसे कोई ना कोई मतलब रहा है, पर तुम वो पहले इंसान थे जिसने सेल्फलेसली खुद को दांव पर लगाकर मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। ऐसा कहते हुए वो उसकी बहुत ज्यादा पास आने लग जाती है। बेचारा यांग काई तो नर्वस होते हुए कह रहा था कि ये बस अपने आप हो गया। ये जानकर कि हमारे यांग काई ने बस ऐसे ही उसे बचा लिया, उसे बहुत बुरा लगता है। यांग तो उसका रिएक्शन देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसने ऐसा क्या बोल दिया, पर हुमे कहती है कि मैंने इसे माइंड मत करना। इसके अलावा आज के बाद हमारे साथ जो भी हुआ है, हम इसके बारे में बाहर किसी को नहीं बताएंगे, और ना ही आज के बाद मैं दोबारा तुम्हारे पीछे कभी आऊंगी। हमारा सफर बस यहीं तक था। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो अपने मन में ये उम्मीद तो जरूर करी थी कि यांग काई उसे रोकेगा, पर यांग उसे चाहकर भी नहीं रोक पाता, क्योंकि वो जानता था कि ये चीज हुमे और उसके लिए दोनों के लिए ही बेहतर है। ऑल्दो वो उसके ऐसे सैड होकर जाने से बहुत ज्यादा उदास था। वो तो बहुत ज्यादा मुंह लटकाकर जैसे ही अपने घर पहुंचता है, अपनी छड़ी को गायब देखने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि क्या उसके घर में चोर तो नहीं घुस गए। अच्छे से चेक करने के बाद कि उसके बिस्तर पर भी सीनियर सिस्टर नहीं है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पर तभी अपने पीछे किसी की आहट सुनने के बाद वो जबरदस्त किक थ्रो कर चुका था। ये और कोई नहीं बल्कि युनतियान था, जो यांग को रोकते हुए कहता है कि अरे भैया क्या कर रहे हो। यांग के पूछने पर कि मेरा झाड़ू तुम लोगों के पास क्या कर रहा है, वो तो कहते हैं कि हमने तुम्हारी हेल्प कर दिया, सारा फ्लोर साफ कर दिया है, अब बस तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है और वो है जमकर प्रैक्टिस। तुमने हमारे सीनियर ब्रदर सुमो की हेल्प की थी ना करने के बाद, तो तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। इसे हमारी तरफ से एक छोटा सा हेल्प समझ लेना। यांग तो उनकी इस दिलदारी के लिए उन्हें बिठाकर पानी पिलाने वाला था, पर वो कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि हमें भी प्रैक्टिस करनी है। सीनियर ब्रदर शोमो जोर शोर से प्रैक्टिस में लगे हैं और तुम्हें भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। ये बोलने के बाद वो सारे के सारे वहाँ से निकल गए थे, और उनके जाने के बाद यांग काई यही सोच रहा था कि अब सिर्फ उसके पास मेहनत करने का वक्त है, जिसे वो बहुत अच्छे से यूज करेगा। तो वो फटाफट पहुंच जाता है उसी ड्रैगन वैली की तरफ, जहां पर काफी एक्सट्रीम अमाउंट में यांग एनर्जी मौजूद है। यांग ने फैसला कर लिया था कि वो अपने दोस्तों की इस हेल्प के बदले इस वक्त को बहुत अच्छे से यूज करके कल्टीवेट करेगा। तो वो वहीं क्लिफ के पास बैठने के बाद सोच रहा था
कि इस ड्रैगन वैली के पास बैठकर कल्टीवेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये यंग एनर्जी उसकी बॉडी को बहुत तेजी से हीट अप कर देती है। पर इसके साथ ही ये एनर्जी इतनी ज्यादा बूस्टिंग है कि उसकी पावर एक ही बारी में कई गुना बढ़ जाती है। ये वो इतनी मुश्किल झेलने को तैयार है। प्रैक्टिस करते हुए उसकी बॉडी से काफी तेज यंग एनर्जी रिलीज होना शुरू हो चुकी थी। वह इस पावर को महसूस करते हुए अचानक से यांग के मन में काफी बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो स्कल मॉन्स्टर उसकी बॉडी से बाहर आते हुए उसके इर्द गिर्द घूमने लगा था, जैसे कि वो यांग को उकसाते हुए कह रहा हो कि जाकर किसी को जान से मारो मेरे लिए। पर यांग चिल्लाकर उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि अब मैं और किसी की जान नहीं लूंगा। शायद वो अभी तक उस इंसिडेंट के ट्रॉमा से बाहर नहीं आया। किसी के साथ फाइट करना तो अलग बात है, लेकिन उसे जान से मार देना ये बहुत बड़ी बात है। यांग काई उनमें से है जो किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं करेगा, जब तक कि सामने वाला उसे एक्सट्रीम लेवल पर पुश ना कर दे। पर इतना करने के बाद भी वो उसे जान से मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए अपने हाथों से हुए 2 लोगों के खून को सोचकर उसका दिमाग खराब होने लग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे पता लग गया था कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि उन हर्ब्स का है जो वो स्मेल कर रहा है। शायद इनके पॉइजन का असर इतना ज्यादा हो चुका है कि यांग काई की बॉडी उसके हिडन इमोशंस और उसके डर को बाहर ला रही है। वो डिसाइड करता है कि अब वो इन सारी चीजों पर फोकस नहीं करेगा, उसका सारा फोकस बस उसकी बॉडी के कोर पर होगा, जिससे उसका दिमाग बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होने वाला। और ये कहते साथ ही वो दोबारा कल्टीवेशन शुरू कर देता है। इस बार भी उसे फोकस करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे जब वो अपने फोकस को कंफर्म कर लेता है, तब उसकी बॉडी और भी ज्यादा तेजी से यंग एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगती है। थोड़ी देर की कल्टीवेशन के बाद ही उसे रियलाइज हो जाता है कि ये जो इनसेन बर्नर है वो उसकी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्वेशन की स्पीड को इंक्रीज करता जा रहा है, जो पहले से 20% ज्यादा ऑब्जर्वेशन स्पीड इंक्रीज कर चुकी है। और उसने जो यहीं बैठकर न्यू टेक्निक सीखी थी फायरबॉल बनाने की, अब उसका फायरबॉल इंक्रीज होते जा रहा था, यानी कि अब उसके अटैक्स और भी ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव होंगे। ये बोलने के बाद वो अपने पास और भी काफी सारे ब्लॉक्स को बाहर निकाल चुका था ताकि वो दूसरी रेसिपीज ट्राई कर पाए। ये रेसिपीज उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी, तो इसलिए वो अपने स्पिरिचुअल फर्नेस को अपने सामने रखकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। उसे पता था कि ये रेसिपी लॉन्ग टर्म में उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है। कल्टीवेशन करते हुए यांग को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बॉडी से थोड़ी एनर्जी कहीं गायब हो गई हो, जैसे कि समुद्र में से एक बाल्टी की एनर्जी थी, लेकिन फिर भी इसका मिसिंग होना यांग को पता लग चुका था। साथ ही अपनी बॉडी को खंगालने के बाद उसे पता लग जाता है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि उसी स्टोन का है जो वो लेकर आया था। इस स्टोन की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे पता लग जाता है कि ये तो एक पेड़ का सीड है, जो कि उसकी थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अब एक पौधा बनने को तैयार था। यांग इस यांग सीड को देखने के बाद समझ आता है कि इससे काफी पावरफुल यांग फ्रूट बाहर आएगा, जिसे खाने के बाद शायद उसकी ये कल्टीवेशन पहले से भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाए। इसलिए वो एक गड्ढा खोदकर वहाँ पर उस सीड को दफना देता है ताकि उसमें से पेड़ बाहर आ जाए। ये करने के बाद अब उसने अपना काम समय पर छोड़ दिया था। कुछ ही दिनों में उस सीड में से एक छोटा सा पौधा भी बाहर आ चुका था। यहाँ हमें यांग को दिखाते हैं जो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ प्रैक्टिस करते हुए पहले से ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। पहले यांग काई जो हर किसी से पिट कर अपने पॉइंट्स गवाता रहता था, अब वो स्टूडेंट्स को चैलेंज करते हुए किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं देता। दिन गुजरते हैं, हफ्तों गुजरते हैं और महीनों गुजर जाते हैं। यांग काई को प्रैक्टिस करते हुए वो पागल बन चुका था। अब तो लोग उसे यूजलेस यांग काई के नाम से नहीं बल्कि पावरफुल सीनियर काई के नाम से जानते हैं, जो कि फाइटिंग स्किल्स को इतनी ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर चुके हैं कि उनके सामने वाला ओपोनेंट जाहिर से ही हारेगा। इसलिए पहले जो बच्चे उसे हर हफ्ते चैलेंज करते थे, अब वो उससे चैलेंज करने से डरते हैं। यांग काई मौजूद सारे डिसाइपल्स के साथ फाइट करके उन्हें चैलेंज करके हरा दिया था। इसी के साथ वक्त गुजरता रहता है और उसका लगाया हुआ वो पौधा फ्रूट्स देने लग जाता है। इसी के साथ हमें लिंगजियाओ पवेलियन में कुछ स्टूडेंट्स को आपस में प्रैक्टिस करते हुए दिखाते हैं, जो बात कर रहे थे कि तुम्हें पता है यांग काई नाम की वो सीनियर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन दिनों तो वो इतने ज्यादा पागल हो गए हैं कि सभी बॉडी टेम्परिंग यांग के डिसाइपल्स को एक एक करके चैलेंज करके उन्हें फाइट में हराते जा रहे हैं। अपने साथी को ये बात बताते हुए वो बंदा नोटिस करता है कि वो चौंक नहीं रहा या इस टॉपिक पे ज्यादा खुल के बात नहीं कर रहा, तो वो उसके पास जाते हुए कह रहा था कि भाई कहीं अभी तक तुमने यांग सीनियर के साथ फाइट तो नहीं किया ना, इससे पहले कि वो उसे कुछ भी समझा पाता कि उनके चैलेंज को एक्सेप्ट मत करना वरना तुम्हारी धुलाई हो जाएगी। उससे पहले ही यांग उसके सामने आकर उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, वो भी काफी पोलाइटली। बेचारा वो डिसाइपल जाकर भी मना नहीं कर पाता और यांग काई के हाथों पिट कर लेट जाता है। वो बंदा तो यांग काई के हाथों से पिटने के बाद काफी जोर जोर से रोने लगा था। वहीं उसका साथी उसे कंसोल करते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, ये उतना भी शेमफुल नहीं था। मैंने जब इनके साथ फाइट की थी तो इन्होंने तो मेरी हालत पहले से भी ज्यादा खराब कर दी थी, तुम्हारी कंडीशन तो फिर भी बहुत अच्छी है। दूर से यांग काई की फाइट को सीनियर जिया ने भी नोटिस किया था, जो ये देखकर
कि यांग काई अब बच्चों को खुद से चैलेंज करके उनसे हारता नहीं है बल्कि उन्हें हरा देता है। काफी खुश थी। वो कहती है 7 मैचेस को हारना और एक ट्रायल डिसाइपल होने के नाते सेट से बाहर रहना, तुमने खुद को सच में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है और मैं तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत खुश हूँ। मुझे सच में ये देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि तुमने खुद को इतना ज्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कराया। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी कल्टीवेशन को इतना ज्यादा हाई कर दो कि तुम इस सेट के कोर डिसाइपल बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और तुम इस ओहदे को डिजर्व करोगे। सीनियर सिस्टर्स यांग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सच में चाहती हैं कि यांग काई बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाए। यांग काई की बातों से हमें पता लगता है कि इस फ्रूट को उगने में पूरे 2 महीने लगे हैं। वो कहता है कि अब इसे खाकर देखना पड़ेगा क्या इस फ्रूट में एक्सट्रीम लेवल की लिक्विड यांग एनर्जी मौजूद है भी या नहीं। ये सोचते ही वो फटाफट उस फ्रूट को खा चुका था। यांग काई बॉडी टेम्परिंग यांग की 8 लेवल तक पहुंच गया है। अब बस एक कल्टीवेशन और वो ब्रेक थ्रू कर लेगा। इसलिए इस फ्रूट को खाते हुए वो अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर देता है। इस फ्रूट की वजह से उसकी बॉडी में यांग एनर्जी लिक्विड बहुत ज्यादा भर चुका था, जिसकी वजह से उसकी मेरिडियंस हमें साफ साफ नजर आ रही थी। यांग एनर्जी पूरी तरह से फायर होती है, तो आप ये सोच सकते हैं कि यांग की नसों में अभी फायर दौड़ रहा है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। पर इस अनबेरेबल पेन को भी बर्दाश्त करते हुए वो अपनी कल्टीवेशन को रोकता नहीं है, बल्कि इसे और हाई लेवल पर इंक्रीज कर देता है। अब तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी को उठाकर किसी ने लावा की नदी में फेंक दिया हो, पर फिर वो अपनी बॉडी से एक्सट्रीम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हुए ये शो कर देता है कि वो 9th लेवल को कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू कर चुका है। अब उसकी बॉडी की एनर्जी की वजह से वहाँ पर मौजूद सारे फ्लावर्स हवा में उड़कर आएगा इफेक्ट भी इंक्रीज हो चुका था। कल्टीवेशन और ब्रेक थ्रू करने के बाद हमारा यांग काई खुश तो काफी ज्यादा था, लेकिन उसे ये सोचकर बुरा लगने लगता है कि उसके इस फायर रिलीज के बाद उसे अपनी बॉडी में वो यांग फ्लूइड महसूस नहीं हो रहा। क्या उसकी बॉडी ने पूरी तरह से उस यांग लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लिया है? इसका मतलब तो ये है कि इस तरीके के यांग ट्रेजर्स हासिल करने के लिए उसे दोबारा मार्केट जाना होगा। पर वो तो ये सोचकर ही परेशान हो जाता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है, वो दोबारा कहाँ से लाएगा। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है कि मैं ट्रेजर्स तो हासिल नहीं कर सकता, लेकिन उन स्टोन्स को जिसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा वो सीड को तो फेंक देते होंगे ना, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये उनके किसी काम का नहीं है। तो मैं जाकर सीड्स के बारे में पता करता हूँ। इसके नेक्स्ट बाद ही हमें उसे मार्केट में दिखाते हैं, जो उसी शॉपकीपर से पूछ रहा था कि क्या उसके पास सांगयांग नाम के फ्रूट की सीड्स मिलेंगी। वो शॉपकीपर कहता है कि हाँ, सांगयांग फ्रूट के सीड्स बहुत ज्यादा आम हैं, तो बहुत सारी मिल सकती थी, लेकिन फिलहाल उसके पास एक ही था। यांग के पूछने पर कि बाकी सारे कहाँ गए, वो तो कहता है कि कुछ ब्रदर्स हैं हमारे ब्लडी गैंग माइनिंग एरिया के, उन्होंने वहीं से ले लिया। वैसे तो हमारे कोर डिसाइपल्स को भी अलाउड नहीं है कि वो माइनिंग एरिया में जाए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो डिसाइपल्स बहुत आसानी से चले जाते हैं। तो अब तो तुम ये सोच लो कि हमारे डिसाइपल्स का जाना मना है, तो तुम तो एक आउटसाइडर हो, तुम्हें लोग कैसे ही जाने देंगे। यांग पूछ रहा था कि वो माइनिंग एरिया कब ओपन होगा, करने गए हैं, वो लोग कब वापस आएंगे। ये शॉपकीपर बताता है कि मेरे अंदाजे से तो 1 महीना या फिर 2 महीना रुकना पड़ेगा। यांग तो शॉपकीपर से कह रहा था कि क्या आप मुझे एक बार वहाँ माइनिंग एरिया में जाने दे सकते हैं, मुझे सिर्फ सीड्स खरीदने हैं और कुछ भी नहीं। वैसे तो वो सीड्स यूजलेस होते हैं, लेकिन मैं उनके लिए पे जरूर करूंगा। यांग की बातें सुनने के बाद वो शॉपकीपर अफसोस जताते हुए कहता है कि ब्रदर, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सिर्फ एक गैंग मेंबर हूँ, वहाँ का लीडर नहीं। लेकिन हाँ, अगर इन सब में कोई अगर तुम्हारी हेल्प कर सकता है तो वो वही लेडी है जिनके साथ तुम आए थे पिछली बार। माइनिंग एरिया में उनकी बहुत चलती है, तो तुम उन्हें अपने साथ ले जा सकते हो। हुमेई के बारे में सुनने के बाद तो हमारा यांग काई पसीना पसीना हो चुका था। वो शॉपकीपर से कहता है कि मेरे और उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो वो मेरी हेल्प क्यों ही करेगी। शॉपकीपर ये सुनकर जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि बेशक से तुम्हारी बात सच हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि किस्मत से उस लेडी का घर हमारी शॉप के ठीक सामने है। अब हुमेई के घर को देखने के बाद यांग काई बस यही सोच रहा था कि पिछली बार जैसे मैंने उसके साथ बिहेव करके उसे भगाया, मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो मुझे देखने को भी तैयार होगी। इसके अलावा मैंने साफ साफ देखा था कि मेरी बातों से उसे कितना बुरा लगा। ऐसे में मैं अगर सामने से हेल्प मांगने गया, कितना सेल्फिश इंसान हूँ, उसका फायदा उठाने की सोच रहा हूँ। ऐसे में कैसे हेल्प के लिए पूछूं उससे। ये सोच सोच कर ही बेचारा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए जा रहा था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या यांग काई हुमेई से हेल्प मांगेगा या नहीं, और यांग काई के हेल्प मांगने पर हुमेई करेगी भी या नहीं। वैसे अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।